हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हम लोग इकाई 3 का रिवीजन कर रहे थे और इकाई 3 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। और इसमें हमने आपको एक वीडियो रिवीजन की पहले दे चुके हैं और उस रिवीजन की वीडियो में हमने ढेर सारा टॉपिक, ठीक ना, काफ़ी लंबी वीडियो 1 घंटे 50 मिनट की रही और उसमें ढेर सारा टॉपिक हमने अटेम्प्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वो वीडियो देख करके मज़ा आ गया होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि जो चुंबक हमको डर लगता था, जो अभी तक डर लग रहा था, उस रिवीजन की क्लास को देखने से ना काफ़ी हौसला बढ़ा होगा कि अब चुंबक से जो डर है तो डर काफ़ी कम हो गया है। अब इसकी थ्योरी पे हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई है। तो आज की क्लास में हम लोग थ्योरी पर और फोकस करेंगे। जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और रह गई हैं आज उसको हम लोग देखेंगे। उस इंपॉर्टेंट थ्योरी को देखने के बाद अगली वीडियो में हम लोग कुछ एक एक नंबर के जो अति लघुत्तरी जो आते हैं ना, अति लघुत्तरी भी हो सकता है, वह आपका बहुविकल्पी भी हो सकता है, उन यानी कम से कम आपको 15 से 10 से 15 एक एक नंबर की चीज़ों को बता देंगे ना, तो आपको क्या होगा कि ये लगेगा कि आपको जो इकाई है उस इकाई पे पकड़ बहुत बढ़िया, साथ ही साथ आपको जो डर है ना, मेन चीज़ होता है डर। अगर एक बार डर निकल गया, एक बार आपको थ्योरी से लगाव हो गया, थ्योरी से स्नेह हो गया, प्यार हो गया, तो फिर आप अपने आप पढ़ोगे। आपको खुद जब आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कुछ छूटा है, कुछ अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब आपका पढ़ने का बार बार मन करेगा। ये कब होगा? जब आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। जब आप 1 घंटा लगातार बैठकर पढ़ लोगे ना, जो डिवीजन की क्लास है ना, उसको देखोगे, उसको सीखोगे, तो आपको खुद ये आइडिया आएगा कि हाँ अब मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है, अब मुझे मज़ा आ रहा है, अब तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रिवीजन की क्लास। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था चुंबकत्व, जो इकाई 3 है, उस इकाई 3 का ये रिवीजन क्लास दूसरा है। हमने रिवीजन क्लास 1 देख चुके हैं। आज की रिवीजन क्लास में हम लोग देखो क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज की दोस्तों रिवीजन की क्लास में हम लोग सीखेंगे F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला कैसे आता है। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला कैसे आता है, ये सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे F बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 बटा R इंटू कैपिटल L। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही साथ इस पे या तो ये डेरिवेशन आ जाता है या तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल आता है, जो कि डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन के साथ साथ इसका वो जो न्यूमेरिकल बनता है वो दोनों ही बहुत ही आसान है, एकदम टफ नहीं है, एकदम आसान है। बस क्यों आसान है? देखो चीज़ें थोड़ा सा टफ है लेकिन और आसान हो जाती हैं क्योंकि आपने 1 घंटे 50 मिनट की रिवीजन क्लास देख के रखी है। वहाँ पे आपको दिशा निकालने आ गया, किसका चुंबकीय क्षेत्र का कुछ फार्मूला आपको याद हो गया है। वो अगर आपने देखा हुआ है तो ये क्लास आपको और आनंद लगेगी और चीज़ें आपको और आसान होने वाली है। और देखो दोस्तों हम लोग सीखेंगे टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ टाउ बराबर होता है MB साइन थीटा, ये फार्मूला कैसे आता है, ये भी आज की क्लास में ही हम लोग सीखने वाले हैं। और धारा मापी होता है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, धारा मापी का अमीटर में और धारा मापी का वोल्टमीटर में ये परिवर्तन कैसे किया जाता है। आज की क्लास में इतना चीज़ें नहीं, 1 2 3 4 5 टॉपिक को लेकर चलेंगे और 5 टॉपिक आपको सिखा के रहेंगे। तो ये 5 टॉपिक अगर आपने बढ़िया से सीख लिया हुआ है, बढ़िया से सीख लिए हैं, तो जो मैं एक एक नंबर का चीज़ बताऊंगा ना, तो उसमें अगर मैंने 15 एक एक नंबर की चीज़ें बताई तो उसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको पहले से आते रहेंगे, 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको पहले से ही आते रहेंगे, बाकी 5 वही आपको देख लेना रहेगा। जब इसके न्यूमेरिकल को मैं बताऊंगा एक वीडियो में, जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की जो भी वीडियो बने न्यूमेरिकल की, उस न्यूमेरिकल की क्लास में आप देखोगे कि हाँ कितने ऐसे न्यूमेरिकल है जो हमने डेरिवेशन देखा हुआ है, उस डेरिवेशन को देखने से वो न्यूमेरिकल हमारे लिए कितने ईजी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। आप अगर वीडियो की ज़्यादा मतलब
बहुत बड़ी बड़ी वीडियो है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप लेकिन देखिए, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको आत्मविश्वास आएगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, आपको ये नहीं लगेगा कि फिजिक्स में अब की बार हमें फेल नहीं होना है, हमें 70 में 50 प्लस लेकर आना है। ये आत्मविश्वास आपका धीरे धीरे जागने लगेगा, ठीक है। आत्मविश्वास जगाइए, बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए, एकदम मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो भाई शुरू कर देते हैं आज की क्लास। पहले हम लोग F बराबर आई बी एल साइन थीटा को सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखते हैं, F बराबर आई बी एल साइन थीटा को कैसे निकाला जाता है। आज की क्लास में हम लोग ये सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो भाई इस सब को चीज़ों को मिटा देते हैं। आपको ये लग गया कि हाँ हमें क्लास छोड़ के अब जानी नहीं है, क्योंकि क्लास में आज इतनी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, एक बार बैठेंगे इतना चीज़ें हमारा सफाया हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई शुरू हो गया है आपका ये महा रिवीजन क्लास। तो दोस्तों F बराबर आई बी एल साइन थीटा को निकालने के लिए हमको सीखना पड़ेगा पहले लारेंज बल। क्या सीखना पड़ेगा, लारेंज बल। लारेंज बल क्या होता है ये हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्या सीखना पड़ेगा, लारेंज बल। लारेंज बल को याद करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, और मुझे जहाँ तक पता है वह फार्मूला आपको पता होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। नहीं पता है जान जाओ, F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे क्यू आवेश है, वी वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या है, कोण है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आता है, ये सिंपल सा फार्मूला आता है कि F प्रोपोर्शनल टू होता है Q, F प्रोपोर्शनल टू होता है V, F प्रोपोर्शनल टू होता है B, F प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा। इन सभी चीज़ों को जब हम लोग मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू आता है QVB साइन थीटा, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, नियतांक लेकर आते हैं, QVB साइन थीटा आ जाता है। के नियतांक है, के नियतांक का मान 1 होता है, उसको हटा देते हैं। जब उसको हटा देंगे F बराबर QVB साइन थीटा आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर देना चाहते हो तब कैसे दोगे, अगर इसी को परिभाषा के रूप में परिभाषित करना चाहते हो, शब्द लिखना नहीं, यहाँ पे सुनना है, और सुन के उसको गुनगुनाना है। क्या करना है, गुनगुनाना है। देखो कैसे शब्द बनाओगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QVB साइन थीटा होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान या v वेग से गति करते हुए Q मतलब आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर QVB साइन थीटा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। ये किस पर जो सूत्र निकल के आया है, कोई आवेश रहेगा, वह आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करेगा, उसके लिए है। एक कोई आवेश है, वह आवेश कहाँ पे रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, क्या करेगा, गति करेगा, किससे, एक समान वेग से। एक समान वेग से कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लारेंज ने बताया कि एक बल लगता है, और उस बल का जो सूत्र होता है यह बराबर QVB साइन थीटा होता है। यहाँ से भी हम लोग B का मात्रक निकाल सकते हैं, जो हमने बताया था कि B का मात्रक याद कर लेना। B का मात्रक आपका हमने बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, WEB मतलब वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला, TESLA टेस्ला। ये मात्रक आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, और एक और मात्रक हमने बताया था गॉस। ये मात्रक आपको कहाँ से याद रखना है, यहाँ से निकाल सकते हो, बाकी याद रखो, निकालने आना चाहिए। बल का मात्रक न्यूटन, बी का हमें चाहिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, वी का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। रखोगे आपका ये चीज़ जरूर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर दे रहा हूँ, एक बार मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। हमको बी चाहिए, बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, F अपान QV साइन थीटा का कोई मात्रक उत्तर नहीं होता है, ठीक ना। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, V का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो भैया हमें एम्पियर बनाना है, एम्पियर। अब कूलाम को हम लोग चेंज कर दे से एम्पियर को, कूलाम Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी,
तो कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। कूलाम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर सेकेंड। न्यूटन प्रति कूलाम की जगह पे एम्पियर, एम्पियर को मैं ए लिख दे रहा हूँ, एम्पियर, और सेकेंड को स्मॉल एस बना दे रहा हूँ, सेकेंड। आगे क्या है, मीटर है, नीचे क्या है, सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड से काट दिया तो क्या बचा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ए मतलब एम्पियर, एम मतलब मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आगे कि नहीं, तो आ जाएगा। यहाँ से भी मात्रक निकाल सकते हैं हम लोग। तो आप मात्रक निकालने भी जानिए और आपको याद भी होना चाहिए ना, ये तीनों मात्रक आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये मात्रक याद होगा। चलो, तो अभी जो हमने ये लॉरेंज बल सीखा है, अब इस लॉरेंज बल के आधार पर जो हमारा ब्यूटीफुल फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा कैसे आता है, अब हम लोग इसको देख सकते हैं। F बराबर IBL साइन थीटा कैसे आता है, अब जाके हम लोग इसको देख सकते हैं। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं अपना बेहतरीन फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। इस चीज़ों को आप केवल समझना है, ठीक है, मन कहे तो नोट करिए, बाकी आप समझिए। एक रफ कॉपी लेके बैठिए, रफ कॉपी लेके बैठेंगे, उसमें देखिए कैसे कैसे चीज़ें समझाई जा रही है, आप भी उसको रिपीट करिए, समझिए बढ़िया से, ठीक है। और ऐसा समझें कि ये अंतिम बार हो और डायरेक्ट केवल स्कूल में एग्जाम में जाकर क्या करना हो, केवल छाप के आना हो। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, F बराबर IBL साइन थीटा, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, क्या देखने वाले हैं। F बराबर IBL साइन थीटा। अब आपको ये एग्जाम में पूछेगा कैसे, ये एग्जाम में पूछेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा। धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ये होता है, और आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लॉरेंज बल होता है। अच्छा, लॉरेंज बल वाले हमने एक चीज़ और नहीं बताया, जो लॉरेंज बल होता है ना, लॉरेंज बल मतलब वो बल है, बल की दिशा निकालनी होती है, और दिशा निकालने के लिए कभी एक नंबर पूछ लेता है कि लॉरेंज बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। जो लॉरेंज बल जो होता है, बल जो की जो दिशा होती है वह वेग और बी, देखो अभी यही था ना, F बराबर QVB, F बराबर QVB था। तो जो ये बी F की दिशा है, ये F की दिशा V और B की दिशा के लंबवत होती है। जो F की दिशा होती है वह क्या होती है, V और B की दिशा के लंबवत होती है। अच्छा, एक नंबर में कभी पूछा गया है इसका वेक्टर रूप क्या होता है, लॉरेंज बल का वेक्टर रूप क्या होता है, वेक्टर रूप भी देख लो। लॉरेंज बल का वेक्टर रूप, वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये लॉरेंज बल का क्या क्या वेक्टर रूप हो गया। एक नंबर पूछ लेता है, ठीक है, निम्नलिखित में से लॉरेंज बल का वेक्टर रूप कौन सा सही है। लो भाई फंस गए, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। चलो अब इसको निकालते भाई हम लोग। इसको निकालने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा पहले फिगर बना लेते हैं ना, वो फिगर बना लेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। देखो ये हमने जो लाइन खींच रहा हूँ ना मैं, ये लाइन है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन हमको दिखा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। क्या दिखा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दिखा रहा है। अब इस B में क्या रखा गया है, कोई L लंबाई का चालक है। ये B में क्या रखा गया है कि कोई L लंबाई का, यहाँ से यहाँ तक L लंबाई का चालक है, और ये L लंबाई का चालक ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या किया गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अभी दोस्तों हमने जो लॉरेंज बल देखा कि लॉरेंज बल क्या है कि कोई भी अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस आवेश पर एक बल लगता है और उस बल को बोलते हैं लॉरेंज बल। तो बताओ अगर ये चालक है तो ये चालक के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहोगे सर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो गति करते हैं, गति करने वाले इलेक्ट्रॉन है तभी तो ये क्या है, चालक है। गति करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं तभी तो ये क्या है, चालक है। अगर चालक है इसका मतलब है कि इसके अंदर, अगर ये चालक है इसका मतलब इसके अंदर के जो आवेश हैं वो गति कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और गति करने वाले आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र कौन दिया, लॉरेंज ने दिया। तो लॉरेंज के अनुसार इस पर लगने वाला जो बल होगा वह बल F बराबर क्या हो जाएगा, QVB
साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पे लारेंज बल क्यों लगाया गया, मजा आ गया। अब दोस्तों, अब हम लोग मान लेते जो चालक है उस चालक के एक आयतन में, कितने आयतन में, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने क्या बताया कि एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आयतन में यदि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालक में धारा बहती है। एक नंबर पूछता है, ठीक है, कि किसके कारण चालक में धारा बहती है, तो क्या बताओगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल n है। तो चालक का पूरा आयतन क्या होगा, इस चालक का पूरा आयतन हो जाएगा A गुणे L, क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या होता है, कुल आयतन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुल आयतन क्या हो गया, A गुणे L। कुल आयतन में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको हमने माना कैपिटल N, उसको हमने क्या माना, कैपिटल N, और कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, NaL। इसको मैंने कई बार समझा दिया कि अगर जैसे आपको कह दिया जाए कि एक पेन का मूल्य 4 रुपया है तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2 गुणे 4। 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो उसको आप कहोगे 3 गुणे 4। उसी तरीके से एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, 2 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे n, 3 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 गुणे n। तो भैया पूरा आयतन कितना है, A गुणे L। A गुणे L कैसे पता पाओगे, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या होता है, आयतन होता है। तो कुल आयतन कितना हो गया, A इंटू एल। A इंटू एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिया गया कैपिटल N, और कैपिटल N बराबर हो गया NaL। क्या हो गया, NaL हो गया। अब दोस्तों, अगर आपको पूरा आवेश चाहिए, इलेक्ट्रॉन संख्या मिल गई है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई है तो क्या हम उसका आवेश नहीं निकाल सकते हैं, उसका आवेश हम लोग निकाल सकते हैं ना। अब देखो कैसे आवेश निकाल लेंगे, आवेश मतलब क्यू बराबर क्या होता है, Ne। क्यू बराबर क्या होता है, Ne। तो Q बराबर n की जगह पे NaLe, ये कहा गया, हमारा आवेश आ गया। क्या निकल गया, आवेश निकल गया। अब बताओ जरा, समीकरण 1 में Q का मान ठोक सकते हैं कि नहीं, लो भाई ले जाते हैं। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, जब मान रखेंगे यह बराबर क्या हो जाएगा, NaLe, और जो V है ना, V को मैं Vd लिख दे रहा हूँ। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, अनुगमन वेग, कभी पढ़े होंगे, जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, और वही निश्चित वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो ये V की जगह पे क्या हो गया, अनुगमन वेग, आगे है B साइन थीटा। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा वाला चैप्टर जो हमने पढ़ाया हुआ है उसमें एक चीज हमने और बताया हुआ था, I बराबर NeAVD, I बराबर NeAVD। अब यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो एकदम मिल रहा है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए NeAVD एक साथ देखो, NeAVD, बस इसको लिखो NeAVD। ठीक है, आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, BL साइन थीटा। अब इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो कहोगे सर I लिख देंगे। जब I लिख देंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा। मिल गया कि नहीं भाई, मिल गया, एकदम मिल गया। क्या मिल गया हमको, यह बराबर IBL साइन थीटा। कितना आसान है, कितना आसान है, आपने देखा, मजा आ गया ना। यह बराबर क्या मिल गया हमको, IBL साइन थीटा। अब बताओ इसको हम लोग वेक्टर रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि बोले या वेक्टर रूप बोले, दोनों बात एक ही है। तो वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, I या बराबर I बाहर कर लो, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ये आपको वेक्टर रूप भी याद होना चाहिए। जैसे अभी हमने लारेंज बल वाला वेक्टर रूप क्या था, वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये दोनों आपका, ये और ये आपका 1 नंबर जरूर दिला सकता है। ठीक है, 1 नंबर दिला सकता है, न्यूमेरिकल के माध्यम से भी, आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी, अति लघुत्तरी के माध्यम से भी, और दीर्घ उत्तरी माध्यम से तो है ये है। तो आप समझ सकते हो कि एक टॉपिक जो है कितनी जगहों पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। मजा आ गया ना। चलो भाई,
अभी तक हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमने अपना कवर कर लिया, कौन सा, यह बराबर IPL साइन थीटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र हमने देख लिया। ठीक है, चलो अब दोस्तों एकदम इसी तरीके से कुछ हल्का सा अलग, इससे मिलता जुलता हम लोग सीखेंगे दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। ठीक है, चलो भाई उसको अब देखते हैं। वो हमारा भाई वेरी इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको एकदम मिस नहीं करना, एकदम तैयार कर लेना है। ठीक है, यह बराबर IBL साइन थीटा तो हो गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, दो धारावाही चालक तार हैं, उनके बीच लगने वाले बल का जो फार्मूला आता है वह फार्मूला कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखना है, और इसको आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। ठीक ना, तैयार रखना है, और डीजे आपकी बात पड़ोसी के घर के सामने बजवा के रहना है। ठीक है भैया, बढ़िया परसेंटेज लेकर आओ और डीजे किधर बजाओ, उसका मुंह जो है ना पड़ोसी घर के सामने होना चाहिए। तो भाई अपना अगला देखते हैं ना, शुरू करें। चलो हमने क्या बताया, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, एक बार लिख देते ना, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, चालक तारों के बीच बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, इस बल को हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो समांतर धारावाही चालक तार बना लेते हैं। देखो ये हमारा समांतर धारावाही चालक तार पहला हो गया, ये समांतर धारावाही चालक तार दूसरा हो गया। तो इसमें मैंने धारा मान लिया भाई, धारा I1 इसमें प्रवाहित हो रही है और धारा I2 ऐसे प्रवाहित हो रही है। आपके दिमाग में आएगा सर जरूरी है क्या धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, अलग अलग दिशा में भी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, एक बार अलग अलग लीजिए भाई, मैंने जो चालक बनाया है दोनों चालक में धारा क्या है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। क्या धारा अलग अलग दिशा में भी प्रवाहित हो सकती है? यस, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने उसको ये देखो बना दिया कि लो भाई तुम्हारी खुशी उसी में है। अब मैंने दो चालक बना दिया, इसमें धारा अगर I1 इधर जा रहा है तो I2 इधर ले ले, बस खुश हो गए, अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब इनके बीच में कितना बल लगेगा ये हमको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही आसान है, केवल समझते जाओ, मुश्किल से 6-7 मिनट में समझ जाओगे और बढ़िया से आप छाप करके आओगे। ठीक है, 6-7-10 मिनट इसको समझो और आपका 4 से 5 नंबर पक्का है। 5 नंबर में ये चीज़ आता है, आपको यहाँ पे 2 तार बनाओ, कुछ दूरी पर 2 तार यहाँ बनाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे समझोगे इसको बहुत ध्यान समझा। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली के नियम में अंगूठा किधर होगा, बोल दो भैया, अंगूठा होगा धारा दिशा में। ये फैली उंगलियां किधर होगा, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखो ये अंगूठा क्या हो गया, चालक में बहने वाली धारा दिशा में ये फैली, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं, एकदम उत्पन्न होगा। अरे यार आपने एम्पियर का परिपथी नियम सीखा है ना, उसमें कोई अनंत लंबाई का तार है, उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते थे कि नहीं, एकदम निकालते थे। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब इसके चारों ओर जो है क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसके चारों ओर, जब कौनों चालक में धारा बहती है तब, जब कौनों चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर का उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बताओ इस वाले चालक में धारा बह रही कि नहीं, एकदम बह रही है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं, होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कितना उत्पन्न होगा उसको मैं मान ले रहा हूँ B1। अब बताओ ये वाली क्लास अगर नहीं देखे हो तो क्या ये समझ में आएगा, खाक समझ में आएगा, एकदम समझ आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने बताया हुआ कि इसका फार्मूला कैसे निकलता है, और यहाँ मैं बताऊंगा डायरेक्ट इतना फार्मूला होता है, कैसे निकलता है ये यहाँ पे है, कितना आता है ये यहाँ पे उसका केवल यूज है। तो भैया मेरे अगर नहीं देखे हो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये एम्पियर का परिपथी नियम एकदम इंपॉर्टेंट है। एम्पियर के परिपथी नियम पे हमने 2 अनुप्रयोग बताया था, दोनों अनुप्रयोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करके एग्जाम में जाना,
ठीक है, और नहीं जाओगे मुंह की खानी आ पड़ेगी और वैसे मुंह बना के चले जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एम्पियर का परिपथी नियम और बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम पे 2 अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथी नियम पे 2 अनुप्रयोग, ये आप बढ़िया से एक बढ़िया से तैयार करोगे ना तो दूसरा आपको लगेगा उसका पहला वाला जब तैयार करोगे पहले वाले से काफ़ी चीज़ मिलता जुला दूसरे वाले में हो जाएगा। तो आप चारों चीज़ें तैयार कर लेना, बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर का परिपथी नियम और एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, एकदम इसको याद तैयार ही करना। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया से तैयार ही कर लेना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि इस दूरिया पर जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/2 पाई I/r। ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला होता है तो मान लेते भाई ये जो दो हमारे तार हैं, इन दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो स्मॉल r है, अब इस वाले में धारा बह रही है, इस वाले में धारा बह रही है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है μ0/2, इसमें धारा I था तो यहाँ पे धारा क्या है, तो बोलोगे सर I1 है, I1/r हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न हुआ, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा देख लो भाई। इसमें देखो अंगूठा किधर कर लेना है, चालक में बहने वाली धारा दिशा में, फैली उंगलियां कहाँ होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे निकालना है, धक्का किधर लगेगा, अंदर की ओर। तो यहाँ पे अंदर की ओर जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। अब बताओ भाई, इस वाले चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इस वाले चालक में धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा बह रही है यानी जो चालक है, चालक अगर अभी इससे पहले हमने जो बताया यह बराबर IBL sin थीटा, यह बराबर IBL sin थीटा क्या था कि कोनो धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल लगता है और बल का मान क्या होता है, यह बराबर IBL sin थीटा। तो बताओ अब ये धारावाही चालक जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, ये कहाँ पर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, अंदर की ओर हो गई। तो यहाँ पे अब इस पर बल लगेगा। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं ABCD। अभी मैं आपको इसको वर्ड लिखने का तरीका बताऊंगा ना, अभी डेरिवेशन, पहले डेरिवेशन देखो, समझो जरा, समझो, केवल वर्ड पे मत आओ, मत अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखो भाई, बल, जो बल लगेगा उसको मान लेता हूँ मैं F1। F1 बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर होता है I की जगह पे क्या हो जाएगा I2, B की जगह पे B, L मान लेते हैं इसकी लंबाइया, ये दोनों चालक है ना, दोनों चालक मतलब सब, इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L, सब क्या है, समान लंबाई के, अनंत लंबाई के L चालक तार रहे। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो F1 बराबर I2 B1L, तो यहाँ पे F1 बराबर I2 B1 का मनवा निकाले कि नहीं, एकदम निकाले हैं। क्या निकाले हैं, μ0/2 पाई I1/r। इसका जब गुणा कर देंगे इंटू L, जब इसका गुणा कर देंगे तो F1 बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू कैपिटल L। ये हमारा क्या आ गया कि इस वाले चालक तार में धारा बही तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न हो गया तो इस वाले चालक तार पर लगने वाला बल। अब बल की दिशा देख लेते हैं, बल की दिशा किधर होगी। बल की दिशा निकालने के लिए अपने यही दाएं हाथ के हथेली के नियम का यूज करेंगे। कौन सा, दाएं हाथ के हथेली के नियम का यूज करेंगे। अब जो नियम का यूज करेंगे, अंगूठा अपना किधर कर देना है भैया, धारा की दिशा में। ये फैली उंगलियां अब की बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करना है, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो गई है। अंगूठा किधर होगा, चालक में बहने वाली धारा दिशा में। फैली उंगलियां कहाँ होगा, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हथेली की लंब और धक्का देने की दिशा अपने को क्या बताएगा, F की दिशा बताएगा। धारा किधर है, ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर। देखो ऐसे मतलब अंदर, ऐसे अगर मैं करता बाहर, ऐसे मैं करता तो बाहर, ऐसे मैं कर रहा हूँ तो अंदर। ये समझो अंदर हो गया। अंगूठा किधर है, धारा की दिशा में। देखो ये ऊपर, धारा दिशा बोले तो ऊपर है। ये किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया। बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो बोले तो बल जो लगेगा, बल इधर हो गया। इसको मैं नाम दे दूं F1। ठीक है, F1 हो गया। अच्छा, अब इस वाले में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको मैं नाम दे दूं B2। बुरा तो नहीं मानोगे ना, B2 मैंने दे दिया। अब B2 का मनवा समझ गए होगे, μ0/2 पाई। अब बताओ इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I2। दूरी कितना है, R। B2 बराबर μ0/2 पाई I2/R। यहाँ से कॉपी करना है, बाकी ये चीज़ वहाँ से याद होना चाहिए।
ठीक है। अब बताओ बल लगेगा कि नहीं। इस वाले यहाँ पे चुंबकीय, इस वाले में धारा बह रही थी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी सर? देख लो भाई, दिशा देखने के लिए अंगूठा को किधर कर लेना है, धारा की दिशा में। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहाँ पे ये फैली उंगलियाँ, धारा की दिशा में देखो अंगूठा है कि नहीं, एकदम है। फैली उंगलियाँ कहाँ पे है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस वाले तार पर। दिशा किधर होगा, मतलब तुम्हारे मुंह की तरफ। ठीक है, देखो ये ऐसे, ठीक है, मतलब क्या बोले, बाहर की ओर ना। तो बाहर की ओर को हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, डॉट चिन्ह लगाते हैं। देखो डॉट हो गया, ये डॉट चिन्ह हो गया। ठीक है, अब बल निकाल लेते हैं। बल का मान क्या हो जाएगा, F2 लिख दें। F2 बराबर I, इसमें धारा कौन सी है, I1 है। B की जगह पे B2, लंबैया क्या है, कैपिटल L है। F2 बराबर I1, B2 की जगह पे क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I2 अपान R इंटू बड़का L। तो F2 बराबर क्या हो गया, μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू कैपिटल L। अब बताओ भाई जरा, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सेम है कि नहीं, एकदम सेम है। ठीक है, अच्छा दिशा निकाल लेते हैं, बल की दिशा। बल की जब दिशा निकालेंगे तो बल की दिशा निकालने के लिए एकदम वही दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाना है। बस अब की फर्क क्या हो जाएगा, अंगूठा अपना किधर होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा दिशा में। ये फैली उंगलियां किधर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा देखो ऊपर, फैली उंगलियां इधर देखो बाहर। ये क्या है, बाहर। ये क्या है, अंदर। हमने इसको अंदर था ऐसे किया, इसमें ये क्या है, बाहर है, तो हमने इसको अंगूठा देखो ऊपर जाएगा। ये फैली उंगलियां इधर की तरफ बाहर को आ रही हैं। अब धक्का जब भी लगेगा ऐसे लगेगा ना भैया धक्का। अब देखो मतलब पूरा ये ऐसे होना चाहिए था, अब ऐसे कहाँ करे, तोड़ के लगा देखा अपना तो नहीं ना। तो ये देखो ये ऐसे कुछ हो जाएगा ना, समझो ये बाहर इधर की तरफ आ जाएगा, ये बल इधर की तरफ हो गया F2। अभी देखो मैं इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, बस केवल इसको मैं लेके काम किया हूँ। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि F1 और F2 कौन से नेचर के हैं, F1 और F2 कौन से नेचर के हैं। नेचर का मतलब समझ रहे हो, आकर्षण बल लग रहा है कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। आ जाओ आ जाओ, कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल कब लगा, जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हुई तब लगा। जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हुई तब जाके आकर्षण बल लगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे धारा अलग अलग दिशा में है तो क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब केवल इसकी हमको दिशा को समझना है, इसको केवल दिशा को समझने के लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ ना, बाकी इसको और ऐसे इसका कोई काम नहीं है, बस केवल दिशा समझो, बाकी आपको भी ऐसे बना देना है। अब ये नहीं डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बना करके समझा दूँ। देखो कैसे, इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, किधर, अंदर की ओर। मजा आ गया, अंदर की ओर ना, चिन्ह समझ में आ गया। अंदर की ओर कैसे, अंगूठा को करो धारा की दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे निकालना है, धक्का अंदर की ओर यहाँ पे। अब देखो भैया चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे अंगूठा किधर करना है हमें, चालक में बहने वाली धारा नीचे, यार चालक बहने वाली धारा नीचे ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। अंगूठा देखो किधर हो गया, नीचे हो गया। फैली उंगलियां किधर है, इधर जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, धक्का किधर लगेगा, इधर अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। ये देखो यहाँ अंदर, फिर समझ लो। देखो अंगूठा किधर है, चालक में बहने वाली धारा दिशा में, नीचवा अंगूठा कहाँ है, नीचवा देखो यार। और ये फैली उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये देखो ऐसे, ठीक है ऐसे। अब धक्का किधर लगेगा, अंदर लगेगा, अंदर, ठीक। अब बल देख लो, यहाँ पे अगर इस पर बल निकालना है, बल को निकालने के लिए ये अंगूठा किधर होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा दिशा में। ये अंगुलियाँ कहाँ होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर। अंगूठा किधर होना चाहिए, नीचे। ये देखो ऐसे, देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर। ये अंगूठा किधर है, नीचे। बल किधर लगेगा, उधर लगेगा। ये देखो बल आ गया इधर की तरफ, F1, ठीक। इसको और देखना चाहते हो, इस पर देखो ये अंगुलियाँ किधर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा किधर होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। अंगूठा देखो ऊपर हो गया, ये फैली उंगलियां कहाँ हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। F2। तो आपने क्या सीखा, आपने ये देखा कि जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। जब दोनों चालक तारों में धारा अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ, इसका वर्ड आप कैसे लिखोगे, क्योंकि देखो 5 नंबर का चीज़ है,
5 नंबर की चीज़ को केवल 2 फिगर ऐसे बना करके इतने खाली लिख दोगे, 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। ये तुम्हें खुद लगेगा कि ये सर इतने से 5 नंबर तो एग्जाम हमको नहीं देगा। ठीक है, सही बात है भाई। ठीक है, तो आपका वर्ड लिखने का मन कर रहा है, मैं वर्ड आपको समझा रहा हूँ, वर्ड देखो समझा रहा हूँ, वर्ड आपको ना अगर देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना, तो वर्ड बनाने भी अभी जो मैं सिखाऊंगा वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। देखो तो ध्यान से सुनना है। माना 2 लंबे समांतर धारावाही चालक तार, देखो पहला तार दूसरा तार, माना 2 लंबे समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है तथा प्रत्येक चालक तार की लंबाई बड़का यल है। 2 लाइन हो गया इसे। ठीक है, जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जब दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, तथा जब दोनों चालक तारों में धारा अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, 5-6 लाइन हो गया। ठीक है, 5-6 लाइन। आगे देखो, चालक तार ए बी में धारा I1 प्रवाहित करने पर चालक तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार AB में धारा I1 प्रवाहित करने पर चालक तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब ये लाइन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार CD पर लगने वाला बल, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार CD पर लगने वाला बल ये लिख दो। इसके बाद ये लाइन, फिर ये लाइन, इतना आपका हो गया। इसी प्रकार चालक तार CD में धारा I2 प्रवाहित करने पर चालक तार AB पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार AB पर, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार AB पर लगने वाला बल F2 बराबर ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये चीज़ें कैसे वर्ड आपको लिखनी है। ठीक है, क्या ये पूरा हो गया? अभी थोड़ा सा देखो कैसे। आप देख रहे हो कि F1 का मान वही है जो F2 का मान है, तो आप कह सकते हो, इसको मानता हूँ समीकरण 1। चलो समीकरण 1 को कुछ नहीं मानते, जब समीकरण कोई माने नहीं है समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 समांतर तार हैं, दोनों समांतर तारों के बीच में चाहे धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, चाहे धारा अलग दिशा में प्रवाहित हो, चाहे धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, चाहे धारा अलग दिशा में प्रवाहित हो, उनके बीच लगने वाले जो बल का सूत्र होता है, वह बल का सूत्र क्या होता है, उसको मैं दे रहा हूँ नाम यफ। क्या नाम दे दूँ उसका? यफ दे दूँ। यफ बराबर क्या होता है, μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू कैपिटल L होता है, जो यही आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ा सा चालाकी कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आप वहाँ पे घबरा जाते हो, कहते अरे प्रति एकांक लंबाई क्या दे दिया। अरे भैया, प्रति एकांक लंबाई का मतलब ये हुआ, जो यल है यल को यहाँ भेजो। देखो ऐसे, यफ बटा यल बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटा R। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रति एकांक लंबाई। निश्चयमान लंबाइया होता है उसको प्रति बोलते हैं। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र आ गया है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटा R। यहीं से दोस्तों आपको कहता है, यहाँ से कहेगा सूत्र निकालिए तथा एम्पियर की परिभाषा दीजिए, उसी में जोड़ देगा कि सूत्र निकालिए तथा सूत्र निकालने के बाद एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अब दे देते हैं एम्पियर परिभाषा, क्या दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ से हम लोग एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे, यहाँ से हम लोग एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे। अब एम्पियर की परिभाषा देने के लिए ना, चाहे ये वाला सूत्र उठा लो, चाहे ये वाला सूत्र उठा लो, यही वाला मैं उठा लेता हूँ। यह बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटा R इंटू जो कैपिटल L सूत्र है ना, इस सूत्रवा में अगर हम लोग मानते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, बड़का L बराबर 1 मीटर हो और छोटका R बराबर का हो 1 मीटर हो, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यह बराबर μ0/2 पाई। यह बराबर क्या मिलेगा, μ0/2 पाई। अब बताओ, μ0 का मान पता है कि नहीं? अरे सर एकदम पता है। क्या पता है?
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 2 पाई। ये देखो पाई पाई से गया, 2 दूना 4, तो यह बराबर हमका क्या मिला, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। क्या मिल गया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अब यहाँ से परिभाषा बोल देनी है। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ये परिभाषा आपको रट्टी नहीं मारनी है, रट्टा नहीं मारना है ना, समझना है। देखो कैसे, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित, जो ये दोनों चालक है ना, दोनों चालक कितने मीटर की दूरी पर हो, 1 मीटर की दूरी पर हो। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित, एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के, एकांक यल मतलब क्या है, एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के 2 चालक तारों के बीच प्रवाहित करने पर उन पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपने देखा आकर्षण, यहाँ पे आपने देखा प्रतिकर्षण। फिर से एक बार, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक मीटर की दूरी पर स्थित एकांक लंबाई के 2 चालक तारों में प्रवाहित होने पर उन पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है ये, 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, वही 1 एम्पियर की वही परिभाषा है। तो आपको यहाँ से 1 एम्पियर परिभाषा लिख देनी है। बाकी ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, वर्ड कैसे लिखना है, वर्ड आप लोग एक बार डेरिवेशन को अपने मन से करिए, बाकी दोबारा जब करिएगा तो वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वर्ड को आपको अपने मन से बोलना है, बाकी डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करते रहिए, वर्ड को बोलते रहिए, वर्ड लिख लिख करके डेरिवेशन नहीं करना है, ये गलत बात है। ठीक ना, वर्ड लिख लिख करके डेरिवेशन को आपको समझना नहीं है। जो आपको जब प्रैक्टिस जो करना है, प्रैक्टिस में केवल डेरिवेशन, ठीक है, केवल डेरिवेशन, बाकी शब्द लिख लिख करके नहीं, शब्द बोलने का प्रयास करो। देखो हम क्या शब्द उतना बोल जा रहे हैं, जो लिखवाया गया उसमें से नहीं, ठीक है, अपने मन से बोलो। देखो जब नहीं बोल पा रहे हो उसमें देखो, ठीक है, ऐसे करो। चलो, तो इस तरीके से हमने भाई 2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया देख लिया, 5-5 नंबर का। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना कौन सा टाउ बराबर NIAB sin थीटा। क्या देखते हैं, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। ये तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंपॉर्टेंट है भाई तो अपने को समझ में आना चाहिए। अब देखो अपने को और ये समझ में आएगा, टाउ बराबर NIAB sin थीटा अपने को और समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, क्यों समझ में आएगा सर, क्योंकि अभी हमने जो F बराबर IBL sin थीटा सीखा है ना, वहाँ से हमने बल और सब निकालना सीखा है। तो यहाँ से हम लोग को चीज़ें आसान और हो जाने वाली हैं, ठीक ना, और आसान हो जाने वाली हैं। देखो भाई कैसे लिखते हैं, पहले हेडिंग लिख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक बार हेडिंग डाल दें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। टाउ बराबर क्या निकल के आएगा, NIAB sin थीटा। कभी कभी हमको डायरेक्ट कह देता है कि टाउ बराबर NIAB sin थीटा का सूत्र प्राप्त कीजिए, या तो फिर ऐसे कहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर या इसी को आयताकार लूप पर बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भाई क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पता है मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको इंपॉर्टेंट समझ के बता रहा हूँ, सब चीज़ें A to Z नहीं बताने का मूड है, ना बताने का मूड है, ना आपके पास इस समय उतना पढ़ने का आपको पास टाइम है। ठीक है, हम उस चीज़ को अटेम्प्ट करें जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब हमको ना नंबर के लिए पढ़ना है। ठीक है, किसके लिए, नंबर के लिए, नॉलेज के लिए बहुत पढ़े हैं और आगे बहुत पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अभी जो समय है 1 महीने का, अब 1 महीने के समय जो है हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए। नंबर के भूखे हो जाओ, ठीक है, क्या हो जाओ, नंबर के भूखे हो जाओ। और नंबर के जब भूखे हो जाओगे ना तब तुम बहुत अच्छे से कोशिश करोगे कि हाँ कौन सा पढ़ें कि हमें ये जो है नंबर दिला दे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाओ। चलो भाई अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। चलो
इसको निकालने के लिए एक धारावाही लूप चाहिए। क्या चाहिए? धारावाही लूप। तो धारावाही लूप होना चाहिए और वह लूप जो है गति करना चाहिए। देखो कैसे क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं ये कोई हमारा चुंबक है। क्या है ये? कोई चुंबक है। ये चुंबक हो गया। ये हमने दूसरा चुंबक मान लिया। ये हमने कि इसको भी हमने क्या मान लिया? चुंबक मान लिया। ठीक है, ये दो चुंबक हैं, इनके चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखते हैं? एन और एस। ये दो चुंबक के बीच में हम लोग कोई धारावाही लूप या फिर आयताकार कुंडली रख देते हैं। ये हमारा कोई धारावाही लूप या आयताकार कुंडली है। ये कहाँ पर है? चुंबकीय क्षेत्र में है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना तो ये क्या करेगी? गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी। ये इसका अक्ष है, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वाला, ये इसका अपना अक्ष है और इसी अक्ष के साथ ये घूर्णन गति कर रही है। या ठीक है, ऐसे ऐसे खूब नाच रही है, टन टन टन, खूब क्या कर रही है? डांस कर रही है, नाच रही है। ठीक है, चलो अब जब ये नाच रही है तो इस पर हमें लगने वाला क्या चाहिए? बल युग्म का आघूर्ण चाहिए। क्या चाहिए? बल युग्म का आघूर्ण चाहिए। अब दोस्तों देखो, हम लोग बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं वही आपको सीखना है। तो इसका लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसमें S मान लेते हैं। मान लेते में धारा ऐसे I प्रभावित हो रही है, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ पे I। ये आयताकार लूप है, जिसका मतलब है कि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं लंबाई इसकी A है, चौड़ाई इसकी क्या है? B है। ठीक है, लंबाई A है, चौड़ाई क्या है? B है। ठीक है, चलो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा जो चुंबक है, इस चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई N से S की ओर। अब अगर ये धारावाही लूप या कुंडली कहाँ पे रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो ये क्या करेगा? गन 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 नाचेगा। ठीक है, नाचेगा। जब नाचेगा इसका मतलब इस पे बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है। तो यही बल युग्म का आघूर्ण जो लग रहा है वह टाउ बराबर NIAB साइन थीटा कैसे निकल के आएगा, वही अपने को क्या करना है? सीखना है, निकाल देना है। ठीक है, अब देखो भाई, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले समझे भाई, बहुत बारीकी समझे और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा समझ नहीं पाने की वजह से ये बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर आपको लगेगा ना पता नहीं कैसे कैसे दुनिया भर का नियम लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कहोगे? दुनिया भर का नियम लगा रहे हैं, हमारा भेजा खराब हो जा रहा है। तो भेजा भैया खराब नहीं करने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिए ना आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर समझ में आ गया 5 नंबर उठा के चले आओगे। ठीक, चलो देखो कैसे। ये PQ लंबाई है और अगर हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र अगर ये है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा है तो धारावाही चालक पर क्या लगता है? एक बल लगता है। F बराबर IBL साइन थीटा उसका सूत्र होता है। बोलो भाई, ये अभी मैंने ताज़ा करवाया कि नहीं? एकदम करवाया। F बराबर IBL साइन थीटा फार्मूला लगता है कब? जब कोई लंबाई, कोई चालक, कोई लंबाई या कोई चालक कहाँ पे हो? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हो। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया B और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई धारावाही चालक रखा है। कहाँ पे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो उस पर लगने वाला F बराबर IBL साइन थीटा। अब बताओ, ये लंबाइया चुंबकीय क्षेत्र में है कि नहीं? एकदम है। ये लंबाइया चुंबकीय क्षेत्र में है कि नहीं है? गजब। ये लंबाई चुंबकीय क्षेत्र में है, यस। ये लंबाई चुंबकीय क्षेत्र में है, ये वाली, यस। भैया ये पूरा चुंबक है। चुंबक मतलब चुंबक जो है उत्पन्न कर दिया चुंबकीय क्षेत्र है, बस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इतनी तो मजा आ गया कि हाँ, इसका मतलब है कि 4 लंबाई है और 4 लंबाई पर हमें बल निकालना है। वाह, 4 लंबाई है और 4 लंबाई पर हमको बल निकालना है और देखते हैं कि बल किस पे कितना आता है और क्या वहाँ से बल युग्म आघूर्ण बनता है कि नहीं बनता है, यही देखते हैं। तो पहले हमने लेते हैं लंबाई PQ पर। PQ लंबाई पर बल, देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, PQ लंबाई पर बल, F मतलब बल, PQ मतलब PQ पर बल। PQ पर बल, बल का सूत्र क्या होता है? IAB साइन थीटा। I की जगह पे IBL, B की जगह पे कैपिटल B, L की जगह पे लंबैया क्या हमने लिया? स्मॉल a। ठीक है, साइन थीटा, थीटा पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे पता पाओगे भाई 90 डिग्री? चुंबकीय क्षेत्र इधर है, देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये इधर है, धारा इधर है। चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर। बताओ भाई, चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, कितना कोण बना? बोलो 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। ठीक है, तो F PQ बराबर IAB, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ IAB। ठीक है ना, IAB। दिशा निकालते हैं। दिशा को निकालने के लिए हमने क्या बताया? अंगूठा किधर होना चाहिए? चालक में बहने वाली धारा दिशा में। ये फैली उंगलियां क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो ये अंगूठा,
धारा की दिशा में, ये अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, उंगलियां उधर कर दो, बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। तो ये जो बल आया है, ये बल किधर आया है, अंदर की ओर। बोलो भाई इतना मजा आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ शब्द कैसे लिखोगे, पहले समझते चलो शब्द कैसे लिखोगे, ये आप समझ जाओगे। एफ बराबर एफ पी क्यू बराबर क्या आ गया, आई ए बी। अब जो क्यू आर लंबाई है, एफ क्यू आर लंबाई पर बल कैसे निकालोगे, एफ क्यू आर बल सूत्र क्या होता है, आई बी, ए की जगह पे बी साइन। अब देखो साइन कितना बनेगा, बी इधर है, आई इधर है। अरे भैया बी इधर है, आई इधर है, दोनों कितना कोण बन गया सर, 0 अंश बन गया। और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। जब बल ही नहीं लग रहा है तो दिशा का निकालोगे, दिशा का निकालोगे, कुछ नहीं। चलो आगे आ जाओ भाई। अब आ जाओ एफ आर एस लंबाई पर बल का सूत्र निकालने के लिए आई लंबाई क्या है, जो ये लंबाई वही ये लंबाई, जो ये लंबाई वही ये लंबाई, आया था ना, आई ए बी साइन। अब देखो कोण कितना बनेगा, कोण देखो बी इधर है, बी इधर है, और हमारा आई किधर है, ए ऐसे है। कोण कितना बन गया 90 डिग्री, कोण 90 हो गया साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। एफ आर एस बराबर आई ए बी। दिशा निकाल लेते हैं। दिशा देखो निकालने के लिए धारा दिशा में क्या होना चाहिए, अंगूठा, और ये किधर होना चाहिए, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा देखो इधर हो गया ए या गजब, अंगूठा नीचे एकदम, फैली उंगलियां कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बल किधर लगेगा, देखो ए ऐसे ना, मजा आया। किधर हो गया, बाहर की ओर हो गया, किधर हो गया, बाहर की ओर हो गया। ठीक है, आइए भी आर एस पी निकाल लो, एफ एस पी साहब क्या हो जाएगा, आई कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कैपिटल बी है ये यार, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी साइन देखो भाई, बी इधर है, आई इधर है, बी उधर जा रहा है, आई इधर आ रहा है, कितना कोण बन गया 180। और साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। एफ एस पी बराबर क्या आ गया 0। जब 0 बल लग रहा है तो बल का दिशा निकालेंगे नहीं। आप देखो क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि आयताकार लूप है, यानी 4 लंबाई है, उसकी 4 लंबाई पर केवल 2 ही लंबाई पर बल लग रहा है। कितनी लंबाई पर बल लग रहा है, 2 लंबाई पर बल लग रहा है, एक एफ पी क्यू पर और एक एफ एस पर। इस पर जो बल लग रहा है वह बल लग रहा है अंदर की ओर, और इस पर जो बल लग रहा है वह लग रहा है बल बाहर की ओर। ठीक है, एक बल अंदर की ओर, एक बल बाहर की ओर, तो वो इसे इसको ये अंदर की ओर लगाया तो ये बाहर को लगाया, इसके कारण ये कुंडली क्या होती है, गन 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 नाचने लगती है, ऐसे ऐसे क्या करने लगती है, नाचने लगती है। क्यों, क्योंकि भाई 2 बल लग रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने कभी एक फार्मूला पढ़ा होगा कि बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। तो अब लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, देखो भाई हमने बल मिल गया, अब जब बल मिल गया 2 बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं इस पर, 2 बल लग रहे हैं, 2 बल मिल करके जोड़ा बना लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बल युग्म। और आघूर्ण करने लगता है तो बल युग्म आघूर्ण हो गया। 2 बल लग रहे हैं तो बल युग्म बन गया, और ये घूर्णन गति करने लगा तो आघूर्ण हो गया, बल युग्म आघूर्ण। तो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण उसको लिखते हैं टाउ। टाउ बराबर होता है एक बल एफ गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से, प्रिया नहीं बोल रहा हूँ, क्रिया बोल रहा हूँ, ठीक ना, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से क्या, लंबवत दूरी। ठीक है, टाउ बराबर क्या हो गया, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब टाउ हमको निकालना है, गजब। यफ की जगह पे क्या रख सकते हो, यफ की जगह पे क्या रखे भाई, एक बल लिखना है, चाहे ये वाला बल लिखो चाहे ये वाला बल लिखो, दोनों बल का मनवा सेम है। आई ए बल का बी गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, एक बल यहाँ पे लग रहा है, एक बल यहाँ पे लग रहा है, तो दूरी क्या हुआ, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी कितना है, बी है, ये वाला दूरी कितना है, बी है कि नहीं, ये वाला दूरी कितना है, बी है। तो टाउ बराबर क्या मिल गया, आई ए बी को हमने साथ में रखा, बल का बी। टाउ बराबर क्या मिल गया, आई, बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई, याद करो कक्षा 6-7, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका सूत्र होता है, कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का फार्मूला होता का, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सिंबल क्या होता है, ए,
IAB। अच्छा, ये तब निकल के आया है जब इस आयताकार कुंडली में तार का खाली एक फेरा है, तार का खाली एक फेरा है। अगर से बहुत ही फेरा लगा दिया जाए, ढेर सारा फेरा लगा दिया जाए, तब ढेर सारा फेरा लगा दोगे ना, तब देखो क्या हो जाएगा, NIAB। टाउ बराबर क्या निकल के आया, NIAB। कब आएगा, जब ढेर सारा फेरा हो, ठीक है, जब ढेर सारा बहुत ही सारा फेरा रहेगा तो टाउ बराबर NIAB, जहाँ पे बड़का एन का है पता है, फेरों की संख्या। अच्छा, अगर यही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ कोण पर झुक करके गनगन गनगन कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ कोण पर झुक करके गनगन गनगन जब करेगी, तब जाकर के लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण है टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। चलो भाई, ये चीज़ आप निकल के आ गया, जो हमको यहाँ पे हमने बताया कि यही हमको चाहिए और ये हमको आया, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें वर्ड कैसे लिखना है। आपको डेरिवेशन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और मेन चीज़ आपको क्या, डेरिवेशन समझना है। बाकी वर्ड तो अपने आप से बनाना सीख जाओगे, वर्ड अपने आप से बनाना सीख जाओगे। अब देखो वर्ड कैसे लिखोगे भाई। माना एक आयताकार कुंडली, ठीक है, PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवखंडों N व S के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई है, ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई है, जिसकी लंबाई A तथा चौड़ाई B है, और उसमें चित्रानुसार धारा I प्रवाहित हो रही है। ये बना के लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तब इसकी भुजा PQ पर लगने वाला बल, भुजा QR पर लगने वाला बल, भुजा RS पर लगने वाला बल, भुजा SP पर लगने वाला बल, ठीक है। तो अब यहाँ से ये इतना चीज़ बल निकाल लोगे। जब बल निकल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इस जो आयताकार लूप है, इस पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो आयताकार कुंडली या लूप है, इस पर दो बल परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशा में कहाँ है, विपरीत है। विपरीत है, कार्यरत यानी कार्य कर रहे हैं। जब ये कार्य कर रहे हैं तो ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म बना लेते हैं। तो जो बल युग्म लगता है, तो बल युग्म लगने वाला बल युग्म टाउ है। तो टाउ बराबर होता है फार्मूला, एक बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। एक बल की जगह हमने क्या लिया, IAB, और लंबवत दूरी क्या हो गया, स्मॉल b। छोटका a छोटका b के सतमा ले लिए हैं, तो छोटका a छोटका b क्या बन गया, बड़का a। छोटका a छोटका b क्या बन गया, बड़का a। तो I बराबर बड़का a बड़का b। तो आप अच्छा एक फेरा रहा, तब बहुत ही फेरा हो जाए तो टाउ बराबर NIAB। अगर कुंडली झुकी है, कुछ कोण पर झुकी है, तब टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। मजा आ गया ना। इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना भैया, ठीक है, छोड़ना मत, ठीक है, छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई, इस तरीके से आपका ये आ गया। अभी तक हमने 3 ज़बरदस्त डेरिवेशन आपको कराए, 3 ज़बरदस्त डेरिवेशन आपका हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, बल युग्म का आघूर्ण आ गया ना। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलो भाई, इतने चीज़ों को आप अपने तरीके से इसको नोट कर लें। नोट करना क्या है, इसको आप केवल समझ लेना बढ़िया तरीके से। नोट इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वर्ड लिखने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कैसे कैसे इसको लिखाया गया है, कैसे कैसे आपको इसको छापना है, क्या करना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, तो चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा होगा कभी वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है। कन्फ्यूजन मत होना, दिमागवा को खराब मत करना। ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है। और मैं अब क्या बोलने जा रहा हूँ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलो, नहीं पता चला तुम लोग छपटियाने लगोगे ना, कलेजवा बाहर आने लगेगा, धक्कर धक्कर करने लगेगा। चलो अब देखो हम लोग क्या देख लेते हैं, एक समान, अच्छा इसको मिटा देना यार, ये ठीक है, ताकि इसको रहने देते हैं ना, ताकि पता चले कि हाँ हमारा इकाई 3 चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, इकाई 3 चल रहा है, ठीक है। अच्छा तुम लोग थक जाते होगे ना, मन बहुत गाली देते होगे कि क्या 1.5 घंटा वीडियो बना रहा है पगला, पता नहीं क्या चाहता है। तो खुद दिमाग ख़राब है हम लोग का, वैसे और दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा गाली ले दोगे थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा ना, तो दे दिया करो। अगर तुम लोग खुशी रहती है तो भाई दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन, अगला देखते भाई क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक बार लिख दे क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ, क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। वो बल युग्म का आघूर्ण था, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। देखो भाई कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, समझो जरा ध्यान से। पहले तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है चुंबकीय द्विध्रुव, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो समझो जिस तरीके से कोई आपका कह सकते हो कि आपका क्षण चुंबक हो या दंड चुंबक हो, उसको आप स्वतंत्रतापूर्वक, मतलब ऐसे आप लटका दो, दंड चुंबक हो या क्षण चुंबक हो, उसको आप ऐसे जब लटकाते हो ना, वह सदैव आकर के उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में आके ठहरता है। सेम उसी तरीके से अगर कोनो आयताकार लूप या कुंडली हो, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसको अगर आप लटकाओगे ना, वो भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके ठहरती है। वो भी क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके ठहरता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना आयताकार लूप या कुंडली है वह क्या बन गया, चुंबकीय द्विध्रुव बन गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चुंबक का गुण आ गया और उसके दो ध्रुव बन गए, N और S बन गए, ठीक है। चलो अब जो हमारा समझो जरा, मान लेते भाई ये हमारा, या तो फिर ऐसे देखो, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ है टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, पढ़ाए कि नहीं, एकदम पढ़े हो ना। टाउ बराबर PE साइन थीटा को क्या बोलेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। जबकि अभी हमने ताज़ा पढ़ा है, एकदम ताज़ा पढ़ा है। वह ताज़ा क्या पढ़ा है कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, वाह सर अभी पढ़े हैं, अभी एकदम ताज़ा बासी नहीं हुआ है, ये बासी हो गया है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, और इसको क्या बोलेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव बोलो या कोनो आयताकार लूप बोलो। अब आयताकार लूप को चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं भैया, एकदम। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। चलो भाई, इस जो मैं वर्डवा बोला ना, इस वर्डवा को लिख करके इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। बाकी तो जान ही रहे हो कि ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। चलो अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 व 2 की क्या लिखना हमको, 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब देखो तुलना कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, गजब। P है, यहाँ पे E है, यहाँ पे B है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, मतलब ये हमारा जो P है, ये P क्या इसके बराबर हुआ, NIA के। तो तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है मेरे भैया, मिलता है हमको P बराबर NIA। और यही जो NIA है, NIA को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यही NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसको कहते हैं, NIA को। तो क्या NIA का कोनो सिंबल है, गजब, यस सिंबल है, यम बराबर क्या होता है, NIA। यम बराबर क्या होता है, NIA। अब यही NIA की जगह यहाँ पे ले जाके रख दो यम, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में MB साइन थीटा, टाउ बराबर MB साइन थीटा,
ठीक है। तो ये हमारा आ गया चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA, और ये फार्मूला बन गया। यहाँ से दोस्तों आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा पूछता है, मात्रक पूछता है, बीमा पूछता है। परिभाषा, मात्रक, बीमा हम लोग यहाँ से टपका सकते हैं। देखो भैया, मात्रक बीमा तो आप लोग यहाँ से करो, मात्रक और बीमा यहाँ से करोगे, ज़्यादा आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। मात्रक बीमा यहाँ से मात्रक बीमा, बाकी परिभाषा यहाँ से। मात्रक देखो, यन मतलब बोले फेरों की संख्या, कोनो मात्रक नहीं होता है। आई मतलब एम्पियर, आई मतलब एम्पियर, ए मतलब एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वाह मात्रक यही एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक जल्दी याद में दिमाग में नहीं आएगा, और ये इसको रट्टा भी मारना नहीं है। मारना किसको है? यम बराबर एन आई को, यम बराबर एन आई को रट्टा मारो। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ रट्टा मारो। ठीक है, आगे देखो, बीमा रट्टा मारोगे? एकदम नहीं मारोगे तो गलती है। ठीक है, फिर देंगे एम्पियर जगह पे ए, मीटर जगह पे L2, L2 लिखो या L2A लिखो। L2A ज़्यादा बढ़िया है, ठीक ना? पहले L लिखो फिर जाके A लिखो, L2A बीमा हो गया। अच्छा, यहाँ से परिभाषा देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। परिभाषा रट्टा नहीं मारते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते भैया? हमको क्या चाहिए? किसकी परिभाषा? यम की। यम बराबर क्या हो जाएगा? टाउ अपान बी साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा हट जाता ना, मजा आ जाता। अब देखो, साइन थीटा हट जाता तो मजा आ जाता, और हटेगा कैसे? अरे अगर थीटा 90 डिग्री ले लो, थीटा 90 डिग्री ले लो तो हट जाएगा अपने मन है। टाउ मैक्सिमम, और जब थीटा हटाओगे ना, जो टाउ है टाउ मैक्सिमम बन जाता है। काहे? अरे भैया, साइन 90 अंश का मान सबसे ज़्यादा होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। जब सबसे ज़्यादा साइन थीटा का मान रहेगा तो उस दशा में लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो यहाँ से परिभाषा बोलोगे, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, नीचे बी है तो एकांक बोल रहा हूँ, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्यों बोला? क्योंकि साइन थीटा था, थीटा को हमने तब हटाया जब हमने थीटा की जगह पे क्या लिखा? 90 डिग्री। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, ठीक है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद है कि मजा आ गया होगा। चलो, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मात्रक, बीमा, परिभाषा, ये चीज़ सीखने को मिला। बस कहाँ से मिला? ये चीज़ आपको दोनों तैयार होना चाहिए, बस ये याद होना चाहिए। तैयार क्या याद है? जीवान पे है। चलिए भाई, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, अब हम लोग क्या देख लेते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं ना कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव है, अगर वह चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है या उसको घुमाया जा रहा है, तो रखा जाएगा तो भाई इतना बल युग्म आघूर्ण लगेगा। और उसको अगर घुमाया जा रहा है तो घुमाने में कितना कार्य हो रहा है, ठीक है, घुमाया जा रहा है तो कितना कार्य होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा उठा दें। चलो भाई, इसको मिटा देते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ऐसे बोलो या तो फिर ऐसे बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सबसे बढ़िया, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। लो भाई, अब परेशान हो, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। प्यारी से हेडिंग डालते भाई पहले हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की, द्विध्रुव की कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये चीज हम लोग देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो होता क्या है, कौनो चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव है, कौनो चुंबकीय द्विध्रुव है और वह चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ पे रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। कौनो चुंबकीय द्विध्रुव है और उसको कहाँ पे रख दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। अब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है तो भाई उसको हमें देखो मान के चलो, ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है?
चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारा कोई चुंबकीय द्विध्रुव है और ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी ध्रुव N और S है, यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगा? बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। जब बल युग्म का आघूर्ण लगेगा तो अगर इसको घुमाया जा रहा है तो घुमाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य से इसके अंदर यानी चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है और वही ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा पहले क्या लिख सकते हो कि किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाने से किए गए कार्य से, घुमाने से किए गए कार्य से चुंबकीय द्विध्रुव में जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलो भाई, अब हमें जो फार्मूला निकालना है ना, देखो फार्मूला क्या निकालना है? U बराबर mb साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, ये हमको फार्मूला निकाल देना है। U बराबर mb साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। चलो भाई ठीक है, निकालते हैं। देखो बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना, बहुत आसान है, आसान है, आसान है। कोई भी चीज़ टफा रहता है ना तब वो थोड़ा बोल लिया करो अपने मन से, आसान है, आसान है, आसान है। 4 बार आसान बोलोगे, 5वीं बार अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, और कहोगे टफ है, टफ है, टफ है, पता चला आसान हो चीज़ें टफ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलना है? आसान है। जब आसान बोलोगे ना तो चीज़ें, क्योंकि जब देखो आसान बोलते हैं ना तो आपके अंतर्गत एक जो आपका मानसिक प्रेशर, वो मानसिक प्रेशर अपने आप हल्का होता है। जब देखो भाई क्या होता है, जब आप चीज़ को हल्का समझे, आपके मानसिक में थोड़ा सा अपने आप दबाव बढ़ा, ये चीज़ आसान है, ये माइंड में एक बार आ गया ना आसान है, तो चीज़ अपने आप ज़्यादा समझ में आने लगता है, अपने आप ज़्यादा समझ में आने लगता है। अगर एक बार माइंड में सेट है, अरे यार समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे वीडियो देखोगे तब भी आपको मज़ा नहीं आने वाला है। आप बहाना ढूंढोगे, कोई बहाना मिलता मैं चल देता। ठीक है, और ये तो वीडियो भाई जब चाहो तब बंद करो, जब चाहो तब बंद करो, मैं आपके हाथ में हूँ। जब चाहो मुझे ऑन करो, जब चाहो मुझे ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे u बराबर mb साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 को हम जा रहे हैं निकालने। देखो निकालने के लिए हम लोग क्या करते भैया, इसको निकालने के लिए हम लोग अभी सीखे हैं कि अगर कौनो चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? NIAB साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है? NIAB साइन थीटा होता है। अगर दोस्तों इस पोजीशन में, जैसे मान लो इस पोजीशन में है ये चुंबकीय द्विध्रुव, इसको बहुत थोड़ा सा या देखो थोड़ा सा इस पोजीशन में है, इसको बहुत थोड़ा सा इतना हमने घुमा दिया, तो बहुत थोड़ा सा घुमाएंगे तो बहुत थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा घुमाएंगे तो बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काम जो करना पड़ेगा उसको मान लेता हूँ DW। छोटा सा कार्य क्या होता है? DW होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल का काम टाउ कर रहा है, विस्थापन हमने कितना घुमाया? बहुत छोटा सा कोण d थीटा। टाउ का मनवा रख दें, देखो टाउ का मनवा रखेंगे तो हो जाएगा NIAB साइन थीटा, अगमा क्या है हमारा? d थीटा। ठीक है, अब देखो जब आपको छोटा सा, थोड़ा सा, बहुत कम, अल्प घुमा दो, सब बच्चे मैंने के बोला इतना घुमा दो, तो अगर आपको ढेर सारा घुमाना हो, बहुत कार्य प्राप्त करना हो कि लो भाई मैं जैसे ये ऐसे है हमको इतना घुमाना है, लो ऐसे है इतना घुमाना है, अब इतना घुमाना है तब कितना कार्य होगा? अरे तो भैया समाकलन करना। ठीक है, क्या करना हमको? समाकलन करना है। आते भाई समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते हैं DW, इसका समाकलन करते हैं NIAB साइन थीटा d थीटा, NIAB साइन थीटा d थीटा, इसका समाकलन करते हैं। अब लिमिटिया का हो जाएगी, इसकी लिमिटिया हो जाएगी थीटा 1 से, मान लेते हैं पहले पोजीशन में जिस पोजीशन में है वहाँ पे कोण थीटा 1 बना हुआ था, अब जितना जब लास्ट में हम जो घुमा रहे हैं वो थीटा 2 हो जा रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब थीटा 1 था मतलब हमने कुछ घुमाया नहीं है, जैसे अभी ये है इस पोजीशन में इतना कोण बना हुआ है, जब कुछ घुमाईबा ही नहीं किए हैं तो कार्य कुछ नहीं किए हैं, कुछ घुमाईबा ही नहीं किए तो कार्य का किए हैं? कुछ नहीं। अब देखो जब पूरा घुमा दिए हैं W होगा। ठीक है, जब हमने पूरा घुमा दिए हैं तो कार्य क्या हो गया? W हो गया। D के आगे कुछ नहीं लिखा है, पीछे वाला समाकलन W 0 से बड़का W बराबर कांस्टेंट पहचानो, थीटा D लगा है थीटा के साथ,
तो मतलब साइन थीटा हो जाएगा कांस्टेंट पद नहीं, बाकी सब कांस्टेंट। वाह गजब, क्या सर घुमा घुमा के बता रहे हैं। यानी IAB θ1 से θ2 क्या साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो W माइनस 0 बराबर NIAB, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। याद होना चाहिए साइन थीटा का समाकलन θ1 से θ2, लिमिट लगा दो। W माइनस 0 होता है बड़का W बराबर होता है NIAB माइनस को मैं कर लिया बाहर, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा मैंने यहाँ पे साइन लिखा था, गलत लिखा था, ठीक है, मैंने गलत लिखा था, साइन थीटा नहीं cos थीटा होता है। W बराबर माइनस, अच्छा माइनस को घुसेड़ देते हैं अंदरमा, माइनस को अंदरमा घुसेड़ देते हैं, NIAB, ठीक है, क्या हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। बस भैया बस ये, और क्या है। अच्छा NIAB जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो W बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2। अब बताओ भैया W यही किया गया आकार क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। U बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। तो लो हो गया। चलो भाई मजा आ गया ना, मजा आ गया इतना पढ़ने में। अब दोस्तों देखो यहाँ से आपको एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, उस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से घुमाओगे तो θ1 0 डिग्री, 90 अंश कोण घुमाओगे θ2 90 डिग्री। अगर कहा जाए कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत से 90 अंश घुमाया जाए, तो लंबवत पहले था तो θ1 90 डिग्री, फिर 90 अंश घुमाया जा रहा है, θ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। बस ये फार्मूला याद रहेगा, तो वहाँ पे आप θ1 θ2 को रख करके आप निकाल सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल भी टपक पड़ता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी टपक पड़ता है, तो न्यूमेरिकल को भी अपने को लगा के रहना है, ठीक है। चलो भाई ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। दोस्तों अभी तक हमने 4 चीज़ें अटेंड कर ली। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, धारामापी क्या होता है, और धारामापी का मीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आए भाई करते हैं, चलो भाई इसको मीटा उठा दें। तो पहले धारामापी क्या होता है। धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, धारा की विक्षेप को मापता है। धारा है कि नहीं है ये हमें ज्ञान कराता है कौन, धारामापी। कौन कराता है, धारामापी। तो भैया बड़े काम का यंत्र है, ठीक है, धारामापी क्या है, बड़े काम का यंत्र है। अब इस धारामापी को हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं, एक धारामापी को अमीटर के रूप में और एक धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में। यानी धारामापी को अमीटर के रूप में भी बदला जाता है और धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में भी बदला जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बदला जाता है, कैसे क्या होता है, अब हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, इसी पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो धारामापी का पहले धारामापी समझ में आ गया ना। धारामापी क्या है, धारामापी एक ऐसा विद्युत यंत्र होता है या एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी परिपथ में, जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापने के काम आता है, धारा की प्रबलता को मापता है, वह क्या कहलाता है, धारामापी कहलाता है। अब धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, ठीक है, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो अमीटर पहले क्या होता है भाई इसको समझ लो, तब हम लोग अमीटर में रूपांतरण देखते हैं। अमीटर क्यों, सुनो भाई, कुछ याद करना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। अमीटर जो होता है, अमीटर एक ऐसा विद्युत यंत्र होता है जो किसी परिपथ में धारा के विक्षेप को मापता है, या कह सकते हैं धारा कितनी है, जो देखो जो धारामापी है, धारामापी धारा के विक्षेप को मापा कि मतलब धारा है और कितना है ये अमीटर मापता है, ठीक ना, कितना है ये अमीटर मापता है और है कि नहीं है ये धारामापी मापता है, ठीक है। चलो बात समझ आ गई। धारा कितना है धारामापी मापता है, धारा है कि नहीं है धारामापी मापता है, और कितना है ये अमीटर हमारा मापता है, ठीक ना। चलो भाई अमीटर अगर मापने के काम आता है तो अब हम लोग धारामापी का अमीटर में रूपांतरण देख लेते हैं, ठीक ना। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, हेडिंग क्या डालते भाई, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो भाई कोई भी धारामापी हो, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए इस्तेमाल जो ये हमारा क्या है, धारामापी है।
इस धारामापी को क्या करना है, अमीटर में बदलना है। तो अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं और उस प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो भैया शंट नाम याद होना चाहिए। शंट क्या होता है, शंट जो होता है धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया एक छोटा सा प्रतिरोध होता है और वही छोटा सा प्रतिरोध क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। क्या कहलाता है, शंट कहलाता है और शंट का सिंबल होता है यस। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है, एस, शंट का प्रतिरोध क्या है, एस। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो धारामापी को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं कि धारामापी के साथ उसके समांतर क्रम में एक बहुत ही छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। उस छोटे से प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है, चलो भाई ये शंट हमारा हो गया। ठीक, अब मान चलो भाई ये धारामापी, इसमें परिपथ है, परिपथ से धारा आई आ रही है। कौन आई आ रही, कौन आ रही है, कौन आ रही है, आई आ रही है, धारा आ रही है, कोई और नहीं, धारा आई आ रही है। अब जब धारा आई यहाँ पे पहुँचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ इसमें और कुछ इसमें, कुछ इसमें और कुछ इसमें, दो भागों में बढ़ जाती है। कौन, अपनी धारा। ठीक है, मान लेते हैं इसमें जाती है धारा आई जी और इसमें जाती है धारा क्या जाएगी भैया, आई माइनस आई जी। भैया आई जी इसमें चला गया, बचा कितना, आई माइनस आई जी इसमें जाता है। अब बताओ भाई क्या दोनों का विभवांतर आपस में बराबर होगा, यस। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों का विभवांतर क्या होगा, आपस में समान होगा। जब विभवांतर आपस में समान होगा तो हम लोग कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर का विभवांतर बराबर है शंट का विभवांतर। गैल्वेनोमीटर धारामापी का विभवांतर बराबर है किसके, शंट के विभवांतर के। विभवांतर V बराबर होता है आई आर, आई मतलब आई जी, आर मतलब बड़का जी, बराबर वी एस। वी बराबर होता है आई आर, आई मतलब आई माइनस आई जी और आर का मतलब यस। देखो भैया मैंने ये बताया आपको, V बराबर आई आर, ओम का नियमों पढ़े हो ना, ओम का नियमों पढ़े हम लोग, V बराबर आई आर। तो V बराबर देखो ये V है, V जगह पे आई आर लिखना है, आई मतलब आई जी, आर मतलब ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, इसमें आई मतलब आई माइनस आई जी, आर मतलब ये यस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको यस का पहले गुणा कर दें तो आई जी कैपिटल जी बराबर आई बड़का यस माइनस आई जी एस। ठीक है, आई जी एस हो गया। तो हमको देखो भाई जो सूत्र निकालना होता है वह सूत्र हमको निकालना होता है आई जी बटा आई बराबर एस बटा एस प्लस जी। ये सूत्र हमको निकालना होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, आई जी बटा आई बराबर एस बटा एस प्लस जी। अब यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसका मतलब कि हम लोग आई जी वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी कैपिटल एस बराबर आई एस। ठीक है, आई जी कैपिटल एस, ये देखो यही कर दें, चलो यही कर देते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, आई जी कॉमन है, आई जी हमने कॉमन ले लिया तो जी प्लस एस लिखो या यस प्लस जी लिखो, यस प्लस जी लिखे ना तो यस प्लस जी लिखते हैं ना, क्या लिख दें, यस प्लस जी, यस प्लस जी, एस प्लस जी बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई एस हो जाएगा। तो आई जी बराबर क्या मिला हमको, आई एस बटे यस प्लस जी। तो आई को नीचे भेज दें, आई को नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा आई जी बटा आई बराबर एस बटा एस प्लस जी। तो ये हुआ हमारा सूत्र, ये क्या हो गया हमारा सूत्र। तो धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, फिर से एक बात समझ लो, धारामापी का मीटर में रूपांतरण करने के लिए धारामापी के साथ इसके समांतर क्रम में एक बहुत ही छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं और इस बहुत से छोटे से प्रतिरोध को हम लोग शंट कहते हैं। ये फिगर बना देना बढ़िया तरीके से, आई जी आई माइनस आई जी यस लिख करके। अब जी कोई दोनों धारामापी और शंट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों के सिरों का विभवांतर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। माना धारामापी का विभवांतर वी जी और शंट का विभवांतर वी एस है, तब वी जी बराबर वी एस। ठीक है, और भी बना चढ़ा के लिखना चाहते लिखो कि माना धारामापी का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल जी है, परिपथ में बहने वाली धारा आई है, वह जब इस बिंदु यहाँ पे नाम दे दो, इस बिंदु ए पर पहुँचती है तो धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा आई जी जो धारामापी में जाता है, जबकि दूसरी धारा आई माइनस आई जी जो शंट में जाता है। तो शब्द अगर बनाना चाहते हो ना बना के लिख सकते हो। अगर आपको छोटा लग रहा है, छोटा है लेकिन खोटा है, उसको आपको बड़ा पसंद है तो बड़ा बनाओ ऐसे।
अब यहाँ पे ये इतना डेरिवेशन कर दो, इतना चीज़ लिखोगे, फिगर बनाओगे, डेरिवेशन करोगे। 3 नंबर के लिए क्या आपको 3 नंबर के लिए पहाड़ थोड़ी खोद के रखना है, 3 नंबर पाना है ना, 3 नंबर के लिए बस इतने बहुत है, ठीक ना। ये नहीं कि हम बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखे, बड़ा बड़ा डेरिवेशन करें, तब नहीं, ठीक है। ये 3 नंबर के लिए इतना आपके लिए बहुत भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1 नंबर की चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। पहला चीज़, धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए शंट किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है? शंट को। लेकिन वही किसी विद्युत परिपथ है, कोई वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में अमीटर जोड़ना है, ठीक है। अमीटर में बना गया ना, अमीटर जोड़ना है तो अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी भाई, अमीटर को किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। अब वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए जो छोटा सा जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई जो अपना अमीटर होता है, अमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होता है? एक अमीटर का अपना जो आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग क्या लेते हैं? धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अमीटर जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच क्या करता है? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच क्या करता है? विभवांतर को मापता है। वह क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। अब दोस्तों, वोल्ट मीटर को हमें क्या करना है? वोल्ट मीटर को हमको क्या करना, धारा मापी को हमको क्या करना है? वोल्ट मीटर बनाना है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाने के लिए ना, उसके श्रेणी क्रम में, यहाँ पे क्या हमने जोड़ा? समांतर क्रम में। अब की बार हम लोग क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये देखो, हमारा मान चलो कि ये क्या है? धारा मापी। धारा मापी की श्रेणी क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं और उस प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं शंट। यस, हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में बहने वाली धारा क्या होगी? समान होगी। इन दोनों में बहने वाली धारा क्या होगी? समान होगी, ठीक है। अगर आई इसमें गई तो आई इसमें भी चली जाएगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आई इसमें गई तो आई इसमें भी चली जाएगी, एकदम चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग विभवांतर निकालना चाहते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर, ठीक है। तो आई, अच्छा, यहाँ पे जो प्रतिरोध जोड़ा गया है, जो यह शंट है, शंट की जगह पे यहाँ पे आर ही लिख देते हैं। तो V बराबर क्या होता है? आई आर। ये हमारा मेन फार्मूला होता है ओम के नियम से। तो V बराबर आई, आई की जगह पे आई, आर की जगह पे G प्लस आर हो गया। आई बराबर क्या हो गया? G प्लस आर हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते भाई? V बराबर आई जी। आई जी वाले मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा, आई जी, ठीक है। मतलब ये समझो कि धारा आई जी लिख सकते, मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा, और जो गैल्वेनोमीटर में धारा वही आर में धारा, ठीक है। तो आई जी बड़का जी प्लस आई जी छोटका आर, नहीं बड़का आर, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकाल देना है? आर निकाल देना है, आर निकाल देना है। तो आई जी बड़का आर बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस आई जी कैपिटल जी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई जी माइनस आई जी बटा आई जी इंटू कैपिटल जी। ये तो कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर V बटा आई जी माइनस कैपिटल जी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको ये फार्मूला निकालने आना चाहिए, सिर्फ याद होना नहीं चाहिए, निकालने आना चाहिए केवल, ठीक ना। किस लिए? धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण करने के लिए। तो धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण करने के लिए क्या करते हैं? जो धारा मापी है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में, देखो यहाँ पे समांतर क्रम था ना वहाँ पे, अब की बार यहाँ पे क्या हो गया है? श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देंगे, जो धारा इसमें जाएगा आई जी, वही धारा इसमें भी जाएगा आई जी। तो विभवांतर V बराबर आई आर, सूत्र जो होता है V बराबर आई का मतलब आई जी, आर का मतलब G प्लस आर, दोनों श्रेणी क्रम में है ना। तो यहाँ पे आई जी का गुणा कर दिया हमने, यहाँ से आर का मान निकाल दिया। अच्छा, अगर कोई परिपथ है, उस परिपथ में हमें वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे? समझ गए होंगे, समांतर क्रम में। जो ई काम वाली चीज़, जो वोल्ट मीटर होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो अपना प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। जबकि आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही भाई, जो इकाई 3 का जो रिवीजन है,
ठीक है। हमने 30% छोड़ करके चीज़ें जितनी भी है बड़े नंबर के लिए जो आपके एग्ज़ाम में 100% छपने के चांसेस रहते हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आप इतनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से तैयार रखिए। अगर आप तैयार रखेंगे तो अगली बार जो हम लोग वीडियो आपको देंगे उसमें एक एक नंबर के आपको कम से कम 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगेगा ना कि हमें 10 क्वेश्चन तो पहले से आ रहा है। अगर दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन में जो मैं दूंगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको पहले से आ रहा है ना, उतना आपका मनोबल और बढ़ेगा। आपको लगेगा कि भाई मेरी फिजिक्स एकदम तैयार हो रही है। फिजिक्स में जो डर है फेल होने का, तो फेल होने का कोई डर ही नहीं, दूर दूर तक डर का कोई ख्वाब नहीं आना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि अब की बार 70 में कितना पार, अब की बार 70 में कितना पार। मैं कहता हूँ अब की बार 70 में कम से कम 65-66 पार मार दो, ठीक है। अब की बार फिजिक्स में 65 पार, ठीक है। और 65 पार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत बड़ी चीज़ जो चुनौती होती है उस चुनौती को तुम लोग सामना कर सकते हो। वो है क्षमता, वो तुम लोग में जुनून है, वो जोश है, वो जुनून है। उस जुनून को पा करके और अब की बार आप लोग फिजिक्स में 70 में 65 ला सकते हैं। फिजिक्स में ही नहीं और सब्जेक्ट में मेहनत करिए ताकि ओवरऑल आपका जो परसेंटेज हो अब की बार 90 पार होना चाहिए। अब की बार क्या होना चाहिए? अब की बार 90 पार, ठीक है। तो इन्हीं ख्वाब के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं लक्ष्य के साथ आप बढ़िया तरीके से तन मन धन से एकदम लगे रहिए। ऐसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे एकदम पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विदाउट टेंशन के, ठीक है। पढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए, मजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन टेंशन के साथ नहीं, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठिए एकदम थोड़ा ध्यान मन होकर करके, उसके बाद जैसे उठिए थोड़ा सा हंसी मजाक करिए, फिर आइए पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी फालतू चीज़ काम इस समय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पहले न्यूमेरिकल नहीं, पहले हम लोग एक नंबर का कुछ कम से कम 15 से 20 कोशिश करेंगे, कम से कम 15 होना चाहिए। उसके बाद एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल के देंगे और एक वीडियो आपको 2 घंटे की हो सकती है और 2 घंटे से कम की भी हो सकती है, लेकिन लंबी वीडियो रहेगी ताकि एक वीडियो न्यूमेरिकल की रहे, क्योंकि अभी पूरा करवाना भी मैं इकाई 3 पहुंचा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कराएं ताकि हम लोग को 2-4 साल का अंसाल भी हमें लगाने का पूरा मौका मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग बड़ी वीडियो रहती है ना, उसको देखकर गुस्सा से मत करो ना, ठीक है। उसको पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। तन मन से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, ठीक ना। और आप मेरे लिए जो कुछ कर सकते हो वो समझ गए होगे क्या करना है। अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो लगता है वो आप कर सकते हैं ना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइबर, कुछ भी जो अच्छा लगे आप करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।